नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है विकास, जिसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। दारणीय विकास क्या होता है? ये कहता है कि हमें हमारी आवश्यकता पूरी करनी है और हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचा के रखने हैं। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे संसाधन बच जाएं, उनकी आवश्यकताओं को कोई नुकसान न पहुंचे, ऐसा विकास है वो दारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास कहलाता है। भूमिगत जल के ज़्यादा प्रयोग से क्या होगा? भूमिगत जल होता है भूमि के नीचे का पानी। अगर उसका हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसका करना पड़ रहा है हमें प्रयोग, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कृषि में आधुनिकता आ चुकी है। आज जैसे बीज है जिनको में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, शहर का आकार बढ़ता जा रहा है, शहरों में पानी की मांग बढ़ रही है, मानव अपनी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए पानी की मांग बढ़ रही है और इसीलिए हम भूमिगत पानी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। क्या जल के ज़्यादा उपयोग करने के बिना विकास हो सकता है? तो जल के अति उपयोग के बिना विकास हो सकता है। जल के उपयोग के बिना तो विकास नहीं हो सकता, लेकिन अति उपयोग के बिना हो सकता है। इसके लिए मानव को जल का उपयोग बड़ी समझदारी से करना चाहिए। मानव व्यर्थ पानी बहाता है, उसको हमें बचाना है। क्या किसी देश के विकास में कच्चा तेल महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हमें कच्चे तेल की जगह पर कोई और विकल्प ढूंढना पड़ेगा। सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है, उनका ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तेल के भंडार हैं बहुत कम हैं और इस गति से हम तेल का प्रयोग करते रहे तो जल्द ही हमारे तेल के भंडार 20 या 30 साल बाद में समाप्त हो जाएंगे। भारत कच्चे तेल का आयात करता है और ऐसी परिस्थिति में फिर क्या समस्या उत्पन्न होगी? भारत कच्चे तेल का आयात करता है क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत कम है। तो अगर हम आयात करेंगे तो ऑटोमेटिक मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, तो कीमत बढ़ रही है तो भारत के ऊपर आयात का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है, तो तेल का आयात करना काफ़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को उनकी अपनी करेंसी की बजाय डॉलर में क्यों मापा जाता है? ये कहता है विश्व बैंक किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय डॉलर में बताता है, उस देश की करेंसी में क्यों नहीं बताता? क्योंकि विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को अपनी करेंसी के बजाय डॉलर में इसलिए बताया जाता है ताकि विभिन्न देशों की आय की आपस में तुलना करना आसान हो जाए। कि विश्व बैंक क्या कहता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय $25,300 है, इसी प्रकार वो दूसरे देश की भी प्रति व्यक्ति आय डॉलर में बताएगा, तो उससे फिर तुलना करनी आसान हो जाती है। तो देशों की जब आय की हमें तुलना करनी हो तो वो आसान हो जाता है। फिर आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण के लिए किए जाने वाले सुधार, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी आय बहुत ही कम है। गरीबी दूर करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, मृत्यु दर को रोकना, बीमारी को फैलने से रोकना है। तो ऐसे जो सुधार करती है सरकार, उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन जिनका ज़्यादा प्रयोग करने से वो समाप्त हो सकते हैं और उनकी दोबारा पूर्ति भी होना काफ़ी मुश्किल कार्य है। आर्थिक विकास का संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से है? अल्प विकसित, जिन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित नहीं है, उन देशों में हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो विकासशील है, बहुत ही कम जिन देशों की अर्थव्यवस्था विकसित है, उसके लिए हम आर्थिक विकास का यूज करते हैं। सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है गैर परंपरागत, तो ये तो गैर परंपरागत स्रोत है, उत्तर गलत है ये।
तो परंपरागत तो होता है कोयला है, पेट्रोलियम है, वो है। ये तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एचडीआई की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। संसार में कच्चे तेल के भंडार सबसे ज़्यादा हैं मध्य पूर्व देशों में। मध्य पूर्व देशों में तेल के भंडार ईरान है, इराक है, वहाँ तेल के भंडार सबसे ज़्यादा हैं। आईएमआर का पूरा रूप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। साक्षरता दर क्या है किसी देश में या किसी राज्य में? कुल लोगों की जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों का अनुपात कितना है? कितने % लोग पढ़े हुए हैं? 100 में से मान लो 70 लोग पढ़े हुए हैं तो हम कहेंगे साक्षरता दर 70% है। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का लंबे समय तक बढ़ना, दीर्घकालीन वृद्धि, लंबे समय तक प्रति व्यक्ति आय बढ़ना आर्थिक विकास कहलाता है। संसार में अब हम ज़्यादातर सतत पोषणीय विकास पर जोर दिया जाना शुरू हो चुका है। आज हम पर्यावरण संरक्षण को भी साथ साथ विकास के मामले में मापा जाता है कि हमारा पर्यावरण कितना सुरक्षित है। केवल आय से तो वो तो विकास होता था। आज हम सतत पोषणीय विकास को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर। तो नवीकरणीय हैं वो कुछ समय बाद दोबारा बन जाते हैं, अनवीकरणीय दोबारा जल्दी नहीं बनते। नवीकरणीय को प्राप्त ये आसानी से समाप्त नहीं होते क्योंकि उनके भंडार ज़्यादा हैं, इनके भंडार कम हैं। ये नवीकरणीय हो गए, जल है, जीव जंतु है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय संसाधन है। दानीय विकास की परिभाषा दें। इस नीति का अनुसरण करने की आवश्यकता क्यों है? दानीय विकास से अभिप्राय विकास की वो प्रक्रिया जिसमें हमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भी पूरा करना है और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है। उसके लिए भी हमें संसाधन बचा कर रखने हैं। हमें एक ऐसी नीति अपनानी है कि हम विकास भी करें, पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे, देश आर्थिक समृद्धि करे। औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है और प्राकृतिक संसाधन हमारे सीमित मात्रा में बचे हैं। हमें दानीय विकास को अपनाना है क्योंकि यही एक ऐसा विकास है जो हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकता है, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन भी बचे रह सकते हैं। इसलिए दानीय विकास का पालन करना बहुत ज़रूरी है। भूमिहीन किसान हैं वो क्या उम्मीद करते हैं? जिन किसानों के पास भूमि नहीं है वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमें काम ज़्यादा मिले, मजदूरी ज़्यादा मिले। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करें। भूमिहीन किसान चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो तथा वे भी अपने गांव के नेता बने, वो भी राजनीति के अंदर शामिल हों। ऐसी उन लोगों की आशाएं हैं। विकसित और विकासशील देशों में अंतर क्या है? तो विकसित जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष से ज़्यादा है 2004 के अनुसार, वो विकसित देशों में गिनती होती है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड है, जापान है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष से भी कम है वो विकासशील है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सभी विकासशील देशों में इनकी गिनती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन आप याद करोगे और लिखने का काम आपका दूसरा क्वेश्चन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताना है, ये आपके लिखने का काम है। धन्यवाद।